नमस्ते छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा अभ्यास व्याकरण विभाग की ओर जाने वाले हैं। यह व्याकरण कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में, स्पर्धा परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले मेरे सारे छात्र दोस्त तथा परीक्षार्थियों के लिए अत्यावश्यक है। दोस्तों, कक्षा 10वीं हेतु हिंदी व्याकरण के भीतर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह सभी परीक्षाओं के लिए व्याकरण के भीतर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उस हिंदी की व्याकरण की महत्वपूर्ण बातों की ओर आज हम जाने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा के भीतर शब्द भेद या सभी भाषाओं के भीतर शब्द भेद यह बेहद जरूरी होते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच या मराठी में शब्दांश जाति और हिंदी में शब्द के भेद जिस नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके लिए पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल द्वारा मैं हिंदी भाषा व्याकरण आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आज देखेंगे दोस्तों हम व्याकरण विभाग के भीतर शब्द भेद। अब शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ते समय शब्द भेद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा होता है विदेशी शब्द। और आजकल कई सारी भाषाओं से मिश्रित या मुख्य रूप में अंग्रेजी भाषा से मिश्रित कई सारे शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये हुए उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद। उसी प्रकार जिस भाग को या जिस हिस्से को आज में पढ़ना है, वो है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो दोस्तों, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के हैं। उसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब आप विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों, विकारी शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, प्रत्यय, उपसर्ग इनके आधार पर बदलाव होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, प्रत्यय, उपसर्ग इनके आधार पर बदलाव होता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द या सव्यय शब्द। सव्यय का मतलब है व्यय यानी बदलना, सव्यय यानी इनके साथ साथ आने से बदलाव होते हैं, उन्हें कहते हैं सव्यय शब्द। साधारणतः दोस्तों, ये हुई विकारी शब्दों की परिभाषा कि जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के कारण बदलाव होते हैं, ये इनके आधार पर बदलाव आता है। दूसरा प्रकार आता है अविकारी शब्द। अब अविकारी यानी क्या? वही परिभाषा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के कारण कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। तो दोस्तों, पहले विकारी शब्द सुनेंगे कौन कौन से हैं जिनमें बदलाव आता है। वो होते विकारी शब्द। पहला वो है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। तथा दूसरा जो प्रकार आता है अविकारी शब्द, उसमें पहला आता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे 4 भेद अविकारी शब्दों के भीतर आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। विकारी शब्दों के भीतर पहला शब्द भेद आज पढ़ेंगे।
हमने विकारी शब्दों के भीतर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हिस्से पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला भेद, संज्ञा। किसे कहते हैं संज्ञा? अंग्रेजी में जिसे हम नाउन कहते हैं और मराठी में हम जिसे नाम कहते हैं, वही हिंदी में संज्ञा बनकर आता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे नाम या संज्ञा नहीं है। हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, प्राणी, पदार्थ, जगह आदि आदि को, सभी को निश्चित रूप में एक संज्ञा दी गई है। अब साधारणतः आप कहोगे कि संज्ञा कैसे होती है? जैसे कि कृष्णा, मनाली, गंगा, बंबई या हिमालय, गाय, ऐसी बहुत सारी, शक्कर, सोना, चांदी, ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हम देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों के आधार पर, यानी जैसे कि राम गांव जा रहा था। राम यह निश्चित गांव जाने की क्रिया है, लेकिन राम यह निश्चितता बताने वाली संज्ञा है कि कौन गांव जा रहा था? राम गांव जा रहा था। इसके आधार पर, इसीलिए संज्ञा की परिभाषा आपके ध्यान में आ गई होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मूलतः दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद हैं। मूलतः संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, संज्ञा के मुख्य प्रकार। संज्ञा का पहला भेद वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां है दोस्तों समूह या गट या दलवाचक संज्ञा। एक एक करके पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला संज्ञा का उपभेद वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति का, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति का, प्राणी का या स्थान का, विशेष व्यक्ति हो, प्राणी हो या स्थान हो, जिनके बारे में जानकारी दी जाती हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष जगह, स्थान, पदार्थ, विशेषता के बारे में बताया जाता है, वह विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण, शाम दूध पी रहा है। शाम दूध पी रहा है। इस वाक्य में कौन दूध पी रहा है? तो शाम। शाम यह विशेष है, इसलिए विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण इसके भीतर हम ले सकते हैं, ताजमहल बहुत सुंदर है। सुंदर बताया है, कौन है? ताजमहल। विशेष स्थान, वास्तु, और वास्तु का नाम है ताजमहल। हर एक चीज को या हर एक वास्तु को हम ताजमहल नहीं कह सकते, विशेष वास्तु का नाम ताजमहल। तो ताजमहल यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। या उदाहरण और ले सकते हैं, गंगा बहुत बड़ी नदी है। गंगा नदी है, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन कौन है? गंगा बहुत बड़ी है। और नदियां भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी नदी गंगा है। विशेष हमें पता चलता है, वो व्यक्तिवाचक। इसीलिए शाम होगा, ताजमहल होगा, गंगा होगा, या हिमालय होगा, या टाइगर होगा, ऐसी बहुत सारी, बंबई है, शहरों के नाम। तो या दूसरा प्रकार हम देखेंगे दोस्तों, वह है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ की जाति का बोध होता है या जाति के बारे में पता चलता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ की जाति का बोध होता है। जैसे कि सोना, चांदी या लड़का, गाय, पाठशाला, ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं। एक एक उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे कि यह लड़का किसका है? लड़का
निश्चित नाम है क्या? राम, श्याम, सोहन, मोहन। लड़का जाति है, लड़की जाति है। दूसरा उदाहरण लेंगे, गाय दूध दे रही है। गाय दूध दे रही, गाय जाति है। मैंने बोला कपिला दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है, वो गाय कौन सी है मालूम नहीं। वाह। आगे और उदाहरण ले सकते हैं, मैं पाठशाला गई थी। अब पाठशाला का नाम लिया मैंने मोहन विद्यालय, सोहन विद्यालय, विद्या निकेतन विद्यालय, प्रताप विद्यालय, ऐसा नाम लिया मैंने नहीं। मैं पाठशाला गई थी, पाठशाला का नाम नहीं है, तो पाठशाला एक जाति। वो आधार पर ऐसे बहुत सारे हैं। नदी पर्वत से निकलती है, मैंने कहा गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, नहीं कहा। नदी पर्वत से निकलती है, पर्वत बहुत सारे हैं, विंध्य है, अरवली है, सातपुड़ा है, बहुत सारे पर्वत है, इसीलिए पर्वत। नदी पर्वत से निकलती है, पर्वत ये क्या हो गई? जाति। इस प्रकार तीसरा भेद आता है दोस्तों, वो है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा ने क्या कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह, स्थान, इनकी गुण, दशा या अवस्था, गुण, दशा या अवस्था का पता चलता है। जिन शब्दों से या जिस संज्ञा शब्दों से हमें व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का, स्थान का, प्राणी का, पदार्थ का गुण, दोष, दशा, अवस्था पता चलती है, उससे हमें भाववाचक संज्ञा पता चलती है। जैसे कि उदाहरण लिया जाए तो कुत्ता ईमानदार प्राणी है। कुत्ता ईमानदार, ईमानदारी यह उसका गुण है, तो ईमानदार। जैसे कि और दूसरा, लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। लोगों को प्रेम से, प्रेम भाव, अवस्था, दशा, वो आधार पर प्रेम से रहना चाहिए। आगे देखिए, कल वह बीमार था। कल वह बीमार था। बीमार ये क्या है? दशा है, अवस्था है, तो बीमार था। इस प्रकार चौथा प्रकार आता है दोस्तों, वो है द्रव पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी तरल द्रव पदार्थ या घन रूप में पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से हमें तरल द्रव पदार्थ या घन पदार्थ के बारे में बोध हो, उसे द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लिया जाए, मक्खन, दूध, पानी, घासलेट, शक्कर, सोना, चांदी, ये क्या है? सारे द्रव और तरल पदार्थों के नाम हैं। कई घन पदार्थों के नाम हैं, जैसे कि शक्कर घन पदार्थ के रूप में है, सोना, चांदी घन रूप में है, शरबत, पानी द्रव रूप में है। ये शब्द हमें द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि मक्खन से घी बनाया गया, मक्खन से घी बनाया जाता है या घी बनाया गया। घी पदार्थ के रूप में बारे में आधार पर, मक्खन पदार्थ के बारे में। आगे देखिए, जैसे कि मोहन हर दिन दूध पीता है। दूध तरल पदार्थ, बराबर है। मैंने पानी पिया, पानी तरल पदार्थ। इस प्रकार ये लिए जा सकते हैं। अंतिम और आखिरी प्रकार आता है, वो है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, घटवाचक संज्ञा या दलवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, जिस संज्ञा शब्द से हमें वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ क्या का घट, दल या दो से अधिक घट या दल के बारे में पता चलता है, समूह का पता चलता है, उसे हम समूह या घटवाचक या दलवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गंगापुर गांव में मेला आया है। गंगापुर गांव में मेला, जहां पर भीड़ होती है, मेला, भीड़, सभा, फौज, बराबर है। गुलदस्ता ये क्या है? समूह, यानी गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में बहुत सारे लड़के लड़कियां छात्र होते हैं, विद्यालय में, वो आधार पर, आधार पर यह मानता है। जैसे कि मैंने कहा कि गंगापुर गांव में मेला आया है, या बाजार में बहुत भीड़ थी, भीड़, या ऐसे कहा जाए हिरणों का झुंड जंगल में
है झुंड, यानी जहां पर बहुत सारे हिरण होंगे। या और हम कह सकते हैं उसने गुलाब के फूलों का गुच्छा दे दिया या गुलदस्ता दिया। इस प्रकार यह 5 भेद है। समझ में आया दोस्तों? संज्ञा के मूलतः 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव पदार्थवाचक और समूह तथा घटवाचक। सर्वनाम के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको पसंद आए तो पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।